नमस्ते बच्चों। मैं विशाल भंगाड़े मनीबाई गुजराती हाई स्कूल से। मैं आपको कक्षा छठी का विषय इतिहास और नागरिक शास्त्र पढ़ाता हूँ। पिछले वीडियो में हमने पाठ 8वां मौर्य साम्राज्योत्तर राज्य के कुछ मुद्दे पढ़े। उसमें हमने शुंग वंश, इंडो यूनानी राजा और कुषाण राजा यह देखा। आज हम गुप्त राजवंश, वर्धन राजवंश और पूर्वोत्तर भारत की राज्य सत्ताएं यह पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। चौथा पॉइंट, गुप्त राजवंश। ईसवी सन की 3वीं शताब्दी के अंत में उत्तर भारत में गुप्त राजवंश की सत्ता का उदय हुआ। लगभग 3 शताब्दियों तक गुप्त राजवंश सत्ता में था। गुप्त राजवंश के संस्थापक का नाम श्रीगुप्त था। गुप्त राजवंश के समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय विशेष रूप से उल्लेखनीय सम्राट थे। समुद्रगुप्त, यह गुप्त राजा चंद्रगुप्त प्रथम के कार्यकाल में गुप्तों के राज्य विस्तार का प्रारंभ करने वाले। उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने आसपास के राजाओं को पराजित करके इस विस्तार को और अधिक बढ़ाया। उसके कार्यकाल में गुप्त सत्ता असम में पंजाब तक फैली हुई थी। उसने तमिलनाडु के कांची तट का पूर्व तटीय प्रदेश भी जीत लिया। समुद्रगुप्त के इस विजयी अभियान से उसकी सत्ता की धाक सर्वत्र बढ़ गई। परिणामतः पश्चिमोत्तर राजाओं और श्रीलंका के राजाओं ने भी उसके साथ मित्रता की संधि कर ली थी। समुद्रगुप्त के स्तंभलेख में समुद्रगुप्त का पराक्रम तथा उसके द्वारा पाई गई विजयों का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह लेख प्रयाग प्रशस्ति के रूप में विख्यात है। इसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त वीणा वादन में प्रवीण था। समुद्रगुप्त ने विभिन्न प्रतिमाओं वाले सिक्के ढाले थे। उनमें एक सिक्का ऐसा है जिसमें वह स्वयं वीणा बजाते हुए दिखाई देते हैं। उस पर समुद्रगुप्त शब्द अंकित है। चलिए देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का बेटा था। उसने गुप्त साम्राज्य को पश्चिमोत्तर को बढ़ाया। उसने मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र जीत लिए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से कराया। इस तरह दक्षिण की बलशाली वाकाटक सत्ता के साथ संबंध बना लिए। दिल्ली के निकट महरौली में एक लौह स्तंभ है। यह लौह स्तंभ 1500 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। फिर भी उसमें जंग नहीं लगा है। यह लौह स्तंभ प्राचीन भारतीयों द्वारा तकनीकी उन्नति का प्रतीक है। इस लौह स्तंभ पर अंकित लेख में चंद्र नामक राजा के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि यह लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय के कालखंड का है। चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में बौद्ध भिक्षु फाहियान चीन से भारत आया था। उसने अपना भारत यात्रा का वर्णन लिखा है। उसमें गुप्त साम्राज्य की उत्तम राज्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। क्या आप जानते हो, भारत में चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया था। अपने यात्रा वर्णन में उसने गुप्तकालीन समाज जीवन को चित्रित किया है। वह कहता है, भारत में बड़े बड़े और समृद्ध नगर हैं। इन नगरों में यात्रियों के लिए अनेक धार्मिक संस्थाएं भी है। नगरों में अस्पताल है। वहाँ निर्धन के लिए निःशुल्क वैद्यकीय सेवाएं उपलब्ध है। भव्य विहार और मंदिर है। लोगों को व्यवसाय चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता है। लोगों के कहीं भी जाने पर पाबंदी नहीं लगाई हुई है। सरकारी अधिकारियों एवं सैनिकों को नियमित रूप से वेतन दिया जाता है। यहाँ के लोग शराब का सेवन नहीं करते, हिंसा नहीं करते। गुप्त राजवंश सुचारू रूप से चलाया जाता है। चलिए पढ़ते हैं अगला मुद्दा, वर्धन राजवंश। गुप्त साम्राज्य का प्रभाव कम होने पर उत्तर भारत में कई राज्यों का उदय हुआ। उनमें से एक वर्धन राजवंश था। दिल्ली के निकट थानेसर नामक स्थान पर प्रभाकर वर्धन नाम का राजा राज्य करता था। उसने वर्धन राजवंश की स्थापना की। हर्षवर्धन उसका बेटा था। हर्षवर्धन ने वर्धन साम्राज्य का विस्तार किया।
उसके कार्यकाल में वर्धन साम्राज्य का विस्तार उत्तर में नेपाल, दक्षिण में नर्मदा नदी, पूर्व में असम और पश्चिम में गुजरात तक हुआ था। प्राचीन असम को कामरूप कहते हैं। वहां का राजा भास्कर वर्मन ने उसके मित्रता से संबंध थे। हर्षवर्धन ने अपना राजदूत चीनी दरबार में भेजा था। हर्षवर्धन ने चीन के सम्राट के साथ मित्रता के संबंध प्रस्तावित किए थे। उसने अपनी राजधानी कन्नौज में प्रस्थापित की। उसके कार्यकाल में व्यापार में समृद्धि हुई। हर्षवर्धन राजा की आयु का बहुत बड़ा हिस्सा प्रजा के हितों के लिए उपयोग में लाता था। प्रत्येक 5 वर्षों में वह अपनी संपूर्ण संपत्ति प्रजा में दान कर देता था। हर्षवर्धन के दरबार में राजकवि वाणभट्ट था। उसने हर्षवर्धन के जीवन पर हर्षचरित ग्रंथ लिखा। उसी के आधार पर हर्षवर्धन के कार्यकाल की जानकारी प्राप्त होती है। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया था। उसने अन्य धर्मों को भी उदार प्रशय दिया था। हर्षवर्धन के 3 संस्कृत नाटक रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका लिखे। उसके समय में युआंगश्वांग नामक बौद्ध भिक्षु चीन से भारत आया था। उसने संपूर्ण भारत में भ्रमण किया। वह नालंदा विश्वविद्यालय में 2 वर्ष रहा था। चीन में जाने के पश्चात उसने बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। चलिए अगला मुद्दा देखते हैं। पूर्वोत्तर भारत की राज्य सत्ताएं। पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर प्रदेश की उलूपी राजकन्या का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। यह कथा महाभारत में उल्लेखित है। ईस्वी सन 34 शताब्दी में कामरूप राज्य का उदय हुआ। पुष्यवर्मन कामरूप राज्य का संस्थापक था। उसका उल्लेख इलाहाबाद में समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित स्तंभलेख में मिलता है। कामरूप राजाओं के अनेक उकेरे हुए लेख पाए जाते हैं। महाभारत और रामायण महाकाव्य में कामरूप का उल्लेख प्रगज्योतिष नाम से हुआ है। प्रगज्योतिषपुर उस राज्य की राजधानी थी। प्रगज्योतिषपुर से तात्पर्य वर्तमान असम राज्य के गुवाहाटी शहर से है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक में उसका उल्लेख किरहादिया अर्थात किरात लोगों का प्रदेश रूप में किया गया है। कामरूप राज्य का विस्तार ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी, भूटान, बंगाल के कुछ क्षेत्र और बिहार के कुछ हिस्से में हुआ था। पूर्वोत्तर भारत में कामरूप राज्य में युआंशवांग गया था। उस समय भास्कर वर्मा वहां राजा था। क्या आप जानते हो, भारतीय परंपरा के अनुसार प्राचीन समय में कश्मीर का नाम कश्यपपुर था। यूनानी इतिहासकारों ने कश्यपपुर का उल्लेख कैस्पेपीरास या फिर कैस्पेटिरोक और कैस्पेरिया के रूप में किया है। महाभारत के समय में वहां कंबोज राजवंश के राजा राज्य करते थे। सम्राट अशोक के कार्यकाल में कश्मीर मौर्य साम्राज्य में विलीन हुआ। ईस्वी सन 7वीं शताब्दी के कश्मीर में कारकोट राजवंश का राज्य था। कल्हण ने अपनी राजतरंगिणी ग्रंथ में इसका जानकारी दी है। इस पाठ में हमने मौर्य कालखंड में उत्तर भारत और वहां की विभिन्न राजसत्ताओं का परिचय प्राप्त किया। साथ ही हमने यह भी देखा कि उस समय पूर्वोत्तर भारत में क्या परिस्थितियां थी। अगले पाठ में हम समकालीन दक्षिण भारत की राजसत्ताओं को परिचय प्राप्त करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।